हमने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ ली थी? एकदम चुप, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हम लोगों ने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ ली थी? परसेंटेज मास W/W, परसेंटेज वॉल्यूम W/V, percentage volume V/V. We also introduce molarity. We also have done molality. We have done mole fraction. And also in the last class, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केसेस ऑफ डाइल्यूशन and reacting and non-reacting mixtures. So how many of us remember dilution means M1V1 equals to M2V2? अगर आपके पास नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होता है तो हम लोग कैसे वर्क करते हैं? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होता है तो हम वर्क करते हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M फाइनल V फाइनल। अगर आपके पास रिएक्टिंग मिक्सचर होता है तो आप यहां पर डील करते हैं किससे? स्टोशियोमेट्री से। और स्टोशियोमेट्री में मोल्स निकाल लेते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में। कैसे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। बस इतना सा चेंज आता है कि अब मैं मोल्स नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं निकालती, मैं मोल्स किससे निकालती हूं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। एंड देन वी मूव द स्टोशियोमेट्री एज इट वाज डन इन अ नॉर्मल स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आज की क्लास इज द लास्ट क्लास। लास्ट तो वैसे चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, थियोरी कंप्लीट हो चुकी है, हमें सिर्फ क्या डिस्कस करने हैं? क्वेश्चन। तो आज की पूरी क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, इसलिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होगी क्लास में, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं विल गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग टेस्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या नोट करेंगे? सॉल्यूशंस। और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि जो सॉल्यूशंस में समझा रही हूं उसको आप समझें पर खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ छापने का काम करोगे तो आप में से सारे बच्चों की जो कंप्लेंट्स है वो सबकी रहेगी कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आता। क्योंकि ये चैप्टर नॉर्मल चैप्टर नहीं है जिसमें एक फॉर्मूला दे दूं और बोलूं कि बेटा इससे सारे सवाल बन जाएंगे। नहीं, इस चैप्टर में हर सवाल को करने का एक डिफरेंट टेक्निक है। अगर आप ध्यान से नोट्स देखोगे तो मैंने हर एक टेक्निक का सवाल क्लास में कराया, बस तुम्हें वो टेक्निक को समझकर वापस से उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अब वो काम तो आप ही कर सकते हो, वो काम मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक टेक्निक सिखा सकती हूँ कि बेटा अगर मोलर मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो मोलर मास निकाल के ऐसे वर्क करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो तो ये टेक्निक है, स्टोशियोमेट्री है तो ये आपको टेक्निक मैं सिखा सकती हूँ, बाकी वो काम टेक्निक को यूज करने का वो आप ही का है, और वो सिर्फ वही कर पाएगा जो रेगुलरली चीजों को क्या करेगा? प्रैक्टिस। तो आज के सवालों में भी तुम्हें छापने पे फोकस नहीं करना कि बस लिख ले लिख ले लिख ले, नहीं। तुम्हारा फोकस ये है कि जो मैं टेक्निक बता रही हूं क्या वो टेक्निक तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है, वो टेक्निक समझ आ रही है, तो टेक्निक को नोट करो, पूरा क्वेश्चन दोबारा से खुद से सॉल्व करो, तभी तुम्हें सवाल बनाने आएंगे, नहीं तो यू विल बी टोटली ब्लैंक। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ, जैसा आपका चॉइस है। इफ यू वांट टू राइट इट इन रफ आज के लिए चलेगा, क्योंकि आज मुझे सिर्फ सवाल लगाने, ठीक है। अगर आप फेयर में रीडू करके करना चाहते हैं इट विल वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो रफ में नोट कर लो, हाँ घर पे कर लेना फेयर, लेकिन टेक्निक क्लिक होनी चाहिए। आज का क्लास सिर्फ किस पे वर्क करना है? टेक्निक समझ आ रही नहीं आ रही, क्योंकि बेटा ये चैप्टर की ऑफिशियल लास्ट क्लास है, मैं अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करा रही हूं, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक और नॉट। कैन आई हैव साइलेंस? ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब एक बार रफ कॉपी निकाल लो और हम शुरू कर रहे हैं। चाहो तो रफ निकाल लो फटाफट से। अब सब मेरे साथ चलेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्कशन। मैं एग्जैक्टली देखो होता क्या है, सुनो मेरी बात है, सिंपल सा लॉजिक बता रही हूं। मैं यहां से जिस इंटेंशन से बोलूंगी वो इंटेंशन तुम पकड़ तभी पाओगे जब तुम उतनी ध्यान से सुनोगे। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे ना, जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो अलग तरीके से तुम्हें समझ आएगा। जैसे अभी ऐसा होता है ना, एक बात हम किसी को बताते हैं, फिर वो उसको दूसरी को बताता है, फिर वो तीसरे को बताता है, तो ऐसे जब कैरी फॉरवर्ड होकर लास्ट बच्चे से पूछा जाता है तो बात कुछ और ही होती है, बदल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ, जिस इंटेंशन से बोल रही हूँ, वो हर के दिमाग में उसी इंटेंशन से घुसना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी मिसकम्युनिकेशन। इसलिए बहुत ध्यान से फोकस करना है, जैसे मैं पढ़ रही हूं वही टेक्निक तुम्हें यूज करनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। मान लो ये मेरे पास सवाल आया, मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैं सवाल को पढ़ के डिसाइड करूंगी ये सवाल किसका है। तो पहला सवाल ये है, फाइंड द मोलारिटी
ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग को पढ़ती मेरे दिमाग में आना चाहिए, या तो रिएक्टिव होगा या नॉन रिएक्टिव होगा। आगे पढ़ते हैं। सेम वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 3 मोलर HCl। तो भाई HCl को HCl में मिक्स कर रहे हैं, तो HCl तो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये केस है किसका, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे नहीं पता 1 मोलर है 2 मोलर, उसका वॉल्यूम कितना है वी डू नॉट नो, हमें बोला है सेम वॉल्यूम। दूसरा है 3 मोलर, उसका वॉल्यूम भी मान लिया V। तो बेटा जब मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला लगता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV1 प्लस V2 या फिर V फाइनल, M फाइनल V फाइनल। बेटा फर्स्ट मोलारिटी 2 रख दी, वॉल्यूम क्या रख दिया V, 3V। फाइनल मोलारिटी निकालना है। अब फाइनल वॉल्यूम क्या है सोच लो, क्या मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड करी नहीं, तो मैंने 2 ही चीजों को मिलाया, तो उन दोनों का ही वॉल्यूम जो होगा फाइनल वॉल्यूम होगा। ऐसा हो सकता था वो उसमें बोले 500 ml पानी ऐड कर दिया या सेम वॉल्यूम ऑफ पानी ऐड कर दिया, तो आपको पानी का भी वॉल्यूम लेना पड़ता, पर अभी तो नहीं बोला, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया मेरे बच्चों 2V। क्या हम देख रहे हैं VV कैंसिल। तो अब रोना नहीं है कि मैं वॉल्यूम तो दिया नहीं है भाई, अंत में जाके वो वॉल्यूम क्या हो रहा है कैंसिल। तो जो तुम्हें समझ आ रहा है तुम लिखना शुरू करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, वंस यू स्टार्ट डू इट यू विल गेट टू द आंसर। ठीक है, लेकिन अगर उसको देखते रहेंगे ना सवाल को बैठ के कि वॉल्यूम गिवन नहीं है वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल आंसर कितना है 2 + 3 5 का आधा 2.5 मोलर। कितने बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे, सीधा मिक्स करेंगे 2 मोलर और 3 मोलर 5 मोलर। आपको याद है मैंने बोला था कंसंट्रेशन कैन नॉट बी एडेड ओनली मोल्स कैन। तो एक बच्चा करेगा 5 मोलर, वो भी ऑप्शन होगा, एक बच्चा कुछ और कर देगा उसका भी आंसर होगा, एक बच्चा नीचे ऑप्शन होगा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट गिवन। आधे तो उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसा लॉजिक्स नहीं लगाने, जैसा बोला गया है ये बस इतना विश्वास रख लो कि मैंने तुम्हें हर एक टेक्निक का सवाल कराया। तुम्हें नहीं आ रहा इसका मतलब तुमने नोट सही से पढ़े नहीं है। हर एक टेक्निक का सवाल तुम्हारे नोट्स में, टेक्निक सीखना तुम्हारा काम है, टेक्निक बताना मेरा काम था। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो तुम्हें ही सीखना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। क्या मेरी बात सबको समझ आई है? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? क्या इस प्रकार के सवाल हम लगा लेंगे? क्या आप इसे लिखना चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, आप कर सकते हैं। जिसको लिखना है शॉर्ट में टेक्निक लिख लो कि क्या किया गया है, उसके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन? तो फिर अगर पूछना है तो मुझसे पूछो, नहीं तो अगल बगल से नहीं पूछना। हाँ बेटा, इसमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं, वॉल्यूम कैंसिल हो गया। नहीं नहीं, या फिर वो फाइनल वॉल्यूम मुझे देगा और इनिशियल पूछेगा तो कुछ और डेटा भी गिवन होना चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ। अब सोचो इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदल देती, क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मान लो मैं इस सवाल को बदल देती और इसमें लिख देती द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो क्या हो जाता? तो बेटा वॉल्यूम वीवी ले रहे थे, अब जब फाइनल वॉल्यूम आएगा उसमें 2 वी तो इसी के हो गए और 1 वी तुमने पानी का भी ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3V। तो आंसर 2.5 नहीं आएगा, 5/3 आएगा। क्या आप चीजें समझ रहे हैं कैसे हम चेंज कर सकते हैं? हाँ या ना? ऐसा नहीं होता कि जो सवाल क्लास में करा रहे हैं वो इजी और जो पेपर में आएंगे वो डिफिकल्ट है, नहीं। सवाल इजी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि टीचर है वो सॉल्व करा देगा। पेपर में सवाल मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें करना है, वो सिर्फ माइंडसेट का गेम है। वो असली में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो क्लास में डिस्कस हो रहा है वो आसान है और जो पेपर में आएगा वो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, चीजें सारी आसान है, बस तुम्हें टेक्निक समझ आनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? चलिए लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे एक बार ध्यान से फिर से पढ़ो। क्वेश्चन के आगे मैंने एकदम एकदम जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ेंगे, है ना, एकदम जैसे हमें कुछ नहीं आता, हम सिर्फ लिखेंगे। डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, डेंसिटी किसकी दी है? सॉल्यूशन। पहले तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, डेंसिटी किसकी है? सोल्यूशन। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया, मतलब सल्यूट का मास दिया है कितना ग्राम? 120 ग्राम। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है कितना? करेक्ट। और डेंसिटी कितनी हो गई? 1.15 ग्राम पर ml।
मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, मतलब इतने डेटा से मुझे क्या पता करना है, मोलारिटी। क्या हम सबको सवाल समझ आ गया? क्या हम इसमें मोलारिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं? मुझे इस क्लास में कौन बता सकता है मोलारिटी का फॉर्मूला? रेज योर हैंड एंड टेल मी मोलारिटी का फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला पूछ रही हूँ, कुछ नहीं पूछ रही। और हाँ बेटा, क्या है मोलारिटी का फॉर्मूला? ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। शाबाश। तो बेटा पहले लिखना है मोलारिटी का फॉर्मूला, विच इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या मैं यहां देख पा रही हूं वॉल्यूम एमएल में? तो बेटा इशिका, अब मुझे बताओ अगर वॉल्यूम एमएल में होगा तो मुझे क्या करना होगा फॉर्मूला में? इन 2000। वॉल्यूम अगर एमएल में है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग सब अलर्ट रहिए, मुझे आपसे ही पूछना है, ये मैं अपनी रिवीजन नहीं कर रही हूं। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं किसी जुगाड़ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकती हूं? उन्नति, कैसे निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट? घबराना नहीं है, सिंपल आंसर दे, कुछ नहीं होता। मास सॉल्यूट का दिख रहा है 120, तो मास को किससे डिवाइड करूं? मोलर मास से। तो सॉल्यूट का क्या आ जाएगा? मोल्स। आ सकता है नहीं आ सकता? हो सकता है तुम में से किसी बच्चों को यूरिया का फॉर्मूला ना पता हो। कौन है ऐसे बच्चे? वो आज अभी लिख लो फॉर्मूला, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जिसका फॉर्मूलाज आप याद करोगे, नहीं तो एग्जामिनर शायद ना दे। ठीक है, तो इसलिए जिसको नहीं पता यूरिया का फॉर्मूला लिख लो, NH2CO NH2। बेटा प्लीज इसे याद करो। यूरिया का मोलर मास 60 आता है। कितना आता है? 60। कई कई के मोलर मास रट लो, तुम्हारी कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। CO2 का मोलर मास 44, CaCO3 100, सोडियम सल्फेट 142, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342, यूरिया 60, ऑक्सैलिक एसिड 90। ऑक्सैलिक एसिड भी बता देती हूँ, भी लिख लो क्योंकि कई जगह काम आएगा। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, कहीं ये वर्ड आ गया। डाइहाइड्रेट का मतलब H2C2O4 में 2 वाटर मॉलिक्यूल किसके लगा देना? क्रिस्टलाइजेशन के। तो ऑक्सैलिक एसिड, यूरिया, इन सब का फॉर्मूलास याद कर लो। हो सकता है एग्जामिनर इनके क्वेश्चन पूछे और आपको फॉर्मूला ना पता हो तो आप फंस जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? हम याद कर सकते हैं। परफेक्ट। तो क्या अब मुझे मोल्स निकालने में कोई तकलीफ है? मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 120। मोलर मास इसका मैंने अभी बताया कितना? 60। तो बेटा आ गया 120 बाय 60, 2 मोल्स। बोलो हाँ या ना? अगर मैंने यहां पर पता कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। तो अब हमें इस क्लास में कौन बता सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डेंसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और कौन समझदार बच्चा बताएगा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डेटा तुम्हारे सामने है। मास ऑफ सॉल्यूशन ध्यान देना है। हाँ बेटा, क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन? वेरी गुड। 1000 किसका मास है? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का कितना मास है? 120। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 1120 ग्राम्स। तो ये रखा 1120। डेंसिटी कितनी है? 1.15। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना आया? 1.15 बाय, नहीं ना ना ना, 1120 बाय 1.15 इन ml। इसको यहां रख दूं। सो मोलारिटी किसके बराबर है? 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 1120 into 1.15 into 1000. Can we solve and get the answer? Perfect. अप्रोच समझ आई है? पक्का श्योर कर पाएंगे ऐसे सवाल? ऐसे हमने पिछली क्लास में भी बहुत करे थे, है ना? सेम तरीके का टेक्निक यूज कर। फटाफट से नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना है तो अपन चले आगे। कुछ समझ आ रहा है? होगा कुछ? कितने बच्चों ने मॉड्यूल या डीपीपी स्टार्ट कर दी है? बहुत सारे ने कर दी है।
कितने बच्चों ने मॉड्यूल का डिस्कशन टिल 75 कंप्लीट कर दिया? मतलब मुझसे डिस्कशन ऐसे डाउट वाउट पूछ लिए। हम पूछेंगे कब? टेस्ट के बाद। यस बच्चों, टेस्ट के बाद ही पूछना है, ठीक है? टेस्ट तो अगले जन्म में है। आज इसको थोड़ी अगले जन्म में। तुम तब से बोल रही हो मैं आऊंगी डाउट पूछने और आती नहीं हूं। वेरी गुड, वेल डन, क्लैप योर हैंड, क्लैप करो, क्लैपिंग, कि हमने डाउट नहीं पूछे इसलिए हम क्लैपिंग कर रहे हैं। कितने नालायक बच्चे हैं। वेरी गुड। मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रही हूं और बच्चे यहाँ पे एक उसका इंतजार कर रहे हैं, इनविटेशन का। हमें इनविटेशन दिया जाएगा, हमारे घर पे पर्सनल इनविटेशन आएगा कि बेटा प्लीज कम एंड डिस्कस द डाउट्स। जब वो पर्सनल इनविटेशन आएगा तभी हम आएंगे, नहीं तो हम रिश्तेदारों की तरह मुंह सुजा के बैठे रहेंगे। मैम यू हैव नॉट इन्वाइटेड अस प्रॉपरली, वी आर नॉट कमिंग। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो मुझसे इनविटेशन का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं नहीं बेटा, अब तो डाउट्स बाद में ही डिस्कस होंगे। क्या ये हो जाएगा? वो भी कराऊंगी, हाँ वो मैं करा के भेजूंगी, तो उसमें से जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। क्या यहां तक समझ आ गया? आंसर क्या रहा है? डी, शाबाश। इज दैट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मास रेशियो? ध्यान से पढ़ लेते हैं। मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ दिस मोलल एक्वा सोल्यूशन। हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकॉल भी ना पता हो सकता है क्या? पक्की बात है। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज CH2OH, CH2OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। उम्मीद करते हैं सब चीजें पेपर में दी रहेंगी, बट नीट में नहीं होती, क्योंकि नीट तक बच्चा समझ जाता है। बट हो सकता है ये जो आपका माइलस्टोन होगा उसमें उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको दिए रहे, क्योंकि 11th के बच्चे से मैं एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती उसे सारे नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ये सब याद हो, लेकिन नीट में गिवन नहीं होते। तो हम एज इट इज जब PYQ छापते हैं तो उसमें ये सब चीजें गिवन नहीं होंगी, क्योंकि नीट तक आते आते बच्चों को याद हो जाती हैं चीजें, है ना? और ये ऑर्गेनिक में आगे बच्चा पढ़ता भी है तो भी उसे याद हो जाती है। तो हो सकता है माइलस्टोन लेवल पे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, दे विल गिव यू द फॉर्मुलाज, ठीक है? इन एनी केस ना गिवन रहे तो हम उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा विचार करवा देंगे कि भैया इसका कुछ जुगाड़ वुगाड़ करिए, इससे बोनस करिए, कुछ करिए, क्योंकि अदरवाइज 11th क्लास में हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम्हें फॉर्मूलाज पता हो, हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हें करना आना चाहिए। अभी मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल आपको दे दिया। अब मुझसे पूछा क्या गया बेटा? इसमें मास रेशो, मतलब मास का रेशो पूछना है। किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि चाहिए इस सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो बेसिकली मोलालिटी सोल्यूशन की क्या गिवन है? व्हाट इज द मोलालिटी गिवन? 0.25 एंड मास ऑफ required mass ratio of ethylene glycol required for making 500 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना ग्राम? 500 ग्राम। क्या ये बात समझ आई? भाई हमने भी 2 बार पढ़ा यही चीज देखने के लिए कि मास सोल्यूशन का है या फिर सॉल्वेंट। तो उसने बोला इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास का रेशियो बताइए जो चाहिए 500 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए। मतलब 500 ग्राम किसका मास दे रखा है? सॉल्यूशन का। इस क्लास में कौन बच्चा मोलालिटी का फॉर्मूला जानता है? मतलब आपने एक चीज, अच्छा ये चलो 2 बच्चे जानते, बहुत 2-3-4 बच्चे जानते, बाकी तो पढ़ते नहीं है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूं कि आपने एक चीज समझी कि हर सवाल को करने का पहला टेक्निक क्या है? फॉर्मूला लिखना। पहले तो गिवन लिखो और साथ में जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, तो मिसमैच हो जाता है कि क्या दिया है और किसको कैसे रिलेट करना है। मैं लास्ट बेंच से पूछूंगी, बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला बता। लास्ट बेंचर उधर कॉर्नर में, हाँ मोलालिटी का फॉर्मूला बता। नहीं पता तो ये बता कब याद करके आएगा? नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा पक्का? फ्राइडे तक हो जाएगा? तुझे पता है ना संडे को टेस्ट है, तो फिर कब याद करेंगे हम? हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक? बैठ। 4th बेंच, हाँ तू बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला बता। और किस यूनिट में? शाबाश। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे? मोलालिटी तो दी है ना,
कितना दी है 0.25। सल्यूट का मास रेशियो निकालना है तो सल्यूट का मास निकाल सकते हैं, वो तो मोल से आ जाएगा सल्यूट का मास। बाय मास किसका लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट इनटू 1000। अब आप सोचो आप मास रेशियो किसका निकालोगे, रेशियो निकालना है ना, मास निकालना हो तो कहानी ठीक होती, बट मुझे मास रेशियो निकालना है। तो बेटा मास रेशियो में किसका निकालूंगी, मैं सल्यूट का मास का रेशियो निकालूंगी किसके साथ, सॉल्वेंट के मास के साथ, यही तो रेशियो होगा और क्या होगा, अरे बोलो हाँ या ना। तो अब आप सोचो, एक बार सोचो, क्या मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे लिख सकती हूं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, बोलो हाँ या ना, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए मोलर मास कहां से आएगा, वो यहां से आ जाएगा। कैन वी कैलकुलेट द मोलर मास फ्रॉम हेयर, अरे बोलो हाँ या ना। पर बेटा अब आपको ये समझना है कि जो सॉल्वेंट का मास है वो हमारा कितना होना चाहिए, जबकि सॉल्यूशन का मास फिक्स्ड है। सॉल्यूशन का मास कितना है 500 ग्राम। जबकि अगर मैं टेक्निकली देखूं तो जब मोलालिटी डिफाइन की जाती है तो उसमें नीचे किसका मास आता है, सोल्यूशन का नहीं आता, उसका मास किसका आता है, सॉल्वेंट का। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सॉल्वेंट के साथ ही निकालना है, तो ये निकालना है, ये निकालना है। अगर मोलर मास से यहां मल्टीप्लाई करूं और सीधा 1000 से डिवाइड करूं तो सीधा मास रेशियो आएगा नहीं आएगा। क्या मुझे ऐसा लॉन्ग मेथड करने की जरूरत है कि मैं मास ऑफ सॉल्यूट निकालूं, फिर उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट सॉल्यूशन के मास से सब्ट्रैक्ट करूं और फिर सॉल्वेंट का मास निकालूं और फिर रेशियो निकालूं। डू आई हैव टू डू दिस? क्या किसी को पता चल रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रही हूं? नहीं पता चल रहा? क्या यहां तक कितने बच्चे यहां तक समझ गए हैं, यहां तक समझ गए, यहां तक नहीं समझे? लास्ट वाला मैंने मोल्स को लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, करेक्ट। मोलर मास कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इज दैट क्लियर? हाँ बेटा बाय डिफॉल्ट किसका मास रेशियो, मतलब मास निकालना होता तो सल्यूट का होता, रेशियो किसके साथ निकालोगे, दूसरे बंदे के साथ ही निकालोगे। दूसरा बंदा कौन होगा, सॉल्वेंट ही होगा, इसलिए मैं मास रेशियो किसका निकाल रही हूं, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, ये निकाल रही हूं। इज दैट क्लियर? अब मैं ये पूछना चाह रही हूं, क्या यहां तक सब समझ गए? तो मैं ये पूछना चाह रही हूं, मैं डायरेक्टली यहां से मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो निकाल सकती हूँ, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करके, आ सकता है ना? क्या मुझे ऐसा लॉन्ग मेथड करने की जरूरत है जिसमें मैं पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालूं, फिर उसे सॉल्यूशन के मास से सब्ट्रैक्ट करूं, सॉल्वेंट निकालूं और फिर रेशियो? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली यहां से रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आई है, हाँ या ना? तो आपको करना क्या है, 1000 से डिवाइड और मोलर मास से मल्टीप्लाई। बस मोलर मास का दिक्कत इसलिए था क्योंकि हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला पता नहीं था, अगर हमें दे देंगे तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं चार, अभी कितने क्वेश्चन करा दी मैंने, 3, 4 मैं करा रही हूं, उसके बाद एक एक करके तुम सॉल्व करोगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? चलिए शैल वी प्रोसीड। नेक्स्ट सवाल, ये चौथा सवाल, लकीली ये जो सवाल है 4 मेरे, उसके बाद सारे सवाल तुम्हारे, तुम करोगे सॉल्व। फटाफट से पढ़ लो सवाल क्या कह रहा है। अभी एक बार चेक कर लेती हूँ, पहले ये वाला मुझे बताओ, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर रही हूँ। ये बताओ मोलालिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन क्या निकालना है बच्चों, मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज दिस। बेटा ये क्या दे रखा है, शुगर की मोलालिटी 1.62 मोलालिटी, और निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। ओ माय गॉड, कुछ और डिटेल गिवन, क्या टेक्निक होनी चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी है उसका निकालो मीनिंग, और जो निकालना है उसका लिखो फॉर्मूला, तो आएगा आंसर। तो मुझे इस क्लास में कौन समझदार बच्चे इसका मीनिंग बताने वाले हैं? कितने बच्चों ने सवाल पढ़ लिया है? सवाल पढ़ लिया? बेटा बता सकती है मोलालिटी का मीनिंग?
मोलालिटी, सोच सोच, सही बोल रही है। मोल्स ऑफ शुगर, आगे, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का, निहाल यहां बात करने के लिए नहीं आया बेटा तू, देख तेरे को आता कुछ नहीं है, ठीक, तो कम से कम कुछ सीख ही ले। अपने बगल वाले को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और तू अलग नहीं बैठ सकता है, तेरे को उसी की संगति में बैठना है, तुझे भी मन करता है डिस्टर्ब होने का, सच बात तो ये है, तेरे को भी मन कर रहा है डिस्टर्ब होने का। बता भाई, निहाल ही बताएगा, मोलालिटी का मीनिंग बता चल, नहीं तो क्लास से बाहर। हाँ, हाँ बेटा बताओ, हाँ हाँ तुम बताओ, हाँ यस, यस यस, शाबाश। अब ध्यान से सुन ले निहाल, नेक्स्ट टाइम तुझसे ही पूछूंगी मैं। इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है सॉल्यूट के मोल्स बेटा कितने हुए, अरे बोलो, 1.62 मोल्स। सॉल्वेंट का मास कितना हुआ, 1 kg। क्या मैं इसे 1000 ग्राम लिख दूं, चलेगा। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। इस क्लास में कौन बताएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये 1 माइनस कहां से आ गया, तू बता फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला बता। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसके बगल वाली बताएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1.62 मोल्स, शाबाश। ये भी हो गए 1.62। अब ये बताएगा दक्ष, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ सकते हैं? दिया मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg या 1000 ग्राम, उसको डिवाइड किससे करूं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया जा सकता है, 1000/18। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? बेटा एक चीज और याद करो और इसे अलग से लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये बहुत बार काम आएगी। 1000/18 जो होता है उसका वैल्यू याद कर लो, 55.55 होता है। 1000/18 क्या होता है, 55.55। दूसरी चीज, जो ये 55.55 है, ये प्योर वाटर की मोलारिटी भी होती है, इट इज मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। अब वाटर में चाहे कितना ग्राम भी लू, देखो इधर, मान लो हमने वाटर लिया 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ले रही हूं तो भी इसकी मोलारिटी कितनी रहेगी, 55.55। अब मान लो मैं 1000 की बजाय आधा लीटर का पानी लेती हूँ, आधे लीटर की बोतल लेती हूँ, तो उसके अंदर पानी कितना हुआ, 500 ग्राम। 500 ग्राम की भी मोलारिटी कितनी रहेगी, 55.55। तुम थोड़ा सा एक चम्मच पानी ले लो, उसकी भी मोलारिटी कितनी रहेगी, 55.55। सो इररिस्पेक्टिव आप पानी का मास क्या ले रहे हो, पानी की मोलारिटी क्या है, सेम, विच इज 55.55। तो कल तुमसे सवाल आ सकता है पेपर में, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, डू नॉट कैलकुलेट, सीधा आंसर मार्क करो 55.55। वो और कंफ्यूज करेंगे, वो बोलेंगे कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 500 ग्राम प्योर वाटर, भाई फिर भी 55.55। और कंफ्यूज करेंगे, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ प्योर वाटर हुज डेंसिटी इज दिस, फिर भी आंसर 55.55। irrespective how much water you are taking, the molarity of pure water will remain the same, which is 55.55। क्या ये बात समझ आ रही है? सो सेम चीज यहां लगा देंगे और यहां से डायरेक्टली किसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन बेटा, शुगर का। अगर वाटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। क्या मेरी बात सबको समझ आई है? क्या ये अप्रोच सबको समझ आया? अब मेरा काम होगा फिनिश। ना ना, अब सवाल कौन सॉल्व करेगा, तुम।
पहले सारे बच्चे खुद सवाल सॉल्व करेंगे, नहीं होगा मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगी, और मैं एक एक बच्चे की कॉपी में चेक कर रही हूं कि तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? मैंने 4 क्वेश्चन से तुम्हें टेक्निक सिखाई, क्या मेरी बात समझ आई है? शैल वी प्रोसीड? आ रहे हैं बेटा, 1 मिनट चेक कर लेती हूँ बेटा। सारे बच्चे करना शुरू करो और मैं तुम्हारे पास आ गई। डेंसिटी दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, कैलकुलेट द मोलारिटी। एवरीवन, नो डिस्कशंस। ओके ओके, 1 मिनट। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला मालूम है ना सबको? C2H5OH, ठीक है। हाँ, बोल बेटा। मोलालिटी है बेटा। अच्छा, वो मोलारिटी है, 2m मतलब मोलारिटी, मोलालिटी निकालनी है। 1 मिनट, मुझे एक रफ कॉपी दोगे? एक रफ पेज दे दो। दे दे। नहीं नहीं, अच्छा तो मैं ऐसा कर देती हूँ, 1 kg के लिए। अभी भी नहीं आ रहा आंसर? आधा हुआ है तो जल्दी करो ना पूरा। क्यों नहीं समझ आ रहा? अपने आप सोचो, कहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ बेटा। हाँ
लेकिन इसका इसका सॉल्यूट का मास निकल नहीं रहा है और सॉल्यूशन का। रुक जाओ, कितने बच्चे अपने एंड से पूरा तैयार मतलब कर लिया, जितना हाथ पैर मार सकते थे सब हो चुका है। अब मैं बता दूं बेटा, इतना टाइम तो है नहीं, आंसर देख रहे हैं, अभी मैच करते हैं। कितने बच्चों ने अपने एंड से पूरा डिस्कशन कर लिया, मंथन हो गया? ये तो दूसरों को बता रहे, इसका मतलब हो ही क्या होगा? हो गया बेटा? चालू भी नहीं किया, पर दूसरे से मैं बता नहीं रहा, मैं एक्चुअली पूछ रहा हूं कब तक करेगा बेटा? कल, हाँ कल तक करते रहेंगे एक सवाल को सॉल्व। शाबाश, अच्छी बात बोली तुमने। चलो हाँ, अब सुन लो सारे, जिसको नहीं समझ आ रहा, एक्वस सोल्यूशन दिया है, उसकी डेंसिटी दे रखी है बेटा, और मोलारिटी कितनी मोलर दी है? 2 मोलर। 2 मोलर का क्या मतलब होता है? सल्यूट के मोल्स कितने हैं बच्चों? 2 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लूं? 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन? बेटा मोलालिटी पूछा है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है 1.05 ग्राम। ये तो बहुत इजी है। मोलालिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए सॉल्यूट के मोल्स, बाय मुझे क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास। किसमें चाहिए? केजी, नहीं तो ग्राम में होगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1000। यहां तक मुझे बताओ कौन पहुंच गया है? बस इतना किसने लिख लिया है? इतना तो लिख ही सकते थे। हाँ यहां तक सब पहुंच गए हो, अब बस वैल्यू तो डालनी है। तो सल्यूट के मोल्स कितने हैं? ये क्या चाहिए? सॉल्वेंट। तुम्हारे पास सोल्यूशन का डेटा है, क्या तुम यहां से इन दोनों को मिला के मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? हाँ भाई साची, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना, कैसे आएगा? डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, आएगा नहीं आएगा? बताओ इधर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml। डेंसिटी कितनी है? 1.025। बेटा मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 1025 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात क्लियर हुई है बेटा? लेकिन ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। तुझे किसका मास चाहिए? तो बेटा सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट। अरे कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? सॉल्यूट का मास कैसे आएगा? मोल्स दे रखे 2, गिवन मास बाय मोलर मास। अब कैसे हो गया सॉल्व? ऐसा थोड़ी होता है। अप्रोच तो अब मैंने कौन सा दिमाग मार दिया, कौन सा 30 मार्क का अप्रोच लगी है इसमें? सिंपल सी तो बात है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बेटा? 2 गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आ रहा है बता दो? इसका मोलर मास कितना है? 46। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 2 इंटू 46 ग्राम पर ग्राम, 92 ग्राम। तो बेटा इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, निकाल दो आंसर। 1025 माइनस 92, जो वैल्यू आए उसे यहां प्लेस कर देना। तो 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1025 माइनस 92, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। क्या आप लोगों को बात समझ आई है? हाँ या ना? इज दैट क्लियर? कैसा? यहां से वॉल्यूम ऑफ ये क्या किया नीचे? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ढूंढा? मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता था, तो सॉल्यूशन तो पता था ना मास। तूने वॉल्यूम, नहीं नहीं मुझे एक बात बता, तूने मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिया? नहीं नहीं, यहां पर मास कैसे निकाला? मास तो लिया होगा ना? गलत है ना, क्योंकि यहां तो सोल्यूशन का मास लेना है और तूने उसका मोलर मास ले लिया, तो गलत हो गया ना। जो गिवन होता है उसका डेफिनेशन से निकालते हैं, जो गिवन नहीं होता उस जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है उसका मीनिंग निकालो। हाँ
अगर कोई डेटा गिवन नहीं है, जो मीनिंग निकालना है वो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का निकालना है जो गिवन है, उल्टा नहीं कर देना है। तूने उल्टा कर दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? इस पे वो ऐसे टिक लगा दे, चले। हाँ भाई, कुछ हो रहा है सॉल्व? पक्का? क्या आंसर आ रहा है? बी। ओके, नेक्स्ट जल्दी बताओ। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बता सकता है? नहीं तो मैं तो करवाऊंगी। एक बार ध्यान से सुनना है। आधे बच्चे इस सवाल को ऐसे देखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, और आधे से ज्यादा ऐसे निकल कर आएंगे, ऐसा सवाल तो मैम ने कराया ही नहीं है, ऐसा तो मैम तो पढ़ाती ही नहीं है कुछ, मैम तो कुछ भी नहीं पढ़ाती है। बेटा ये वही सवाल है जो एबीसी वाले मैंने कराए हैं, बस नाम उसमें एबीसी की जगह यहां सल्फर ले दिया है। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब क्या करें? कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, इसलिए ऐसे टिप्पणी की जाती है। तुच्छ प्राणियों जैसे हम टिप्पणी करते हैं कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तुच्छ प्राणियों, ये सवाल बहुत सिंपल है। तुच्छ प्राणियों जैसे ना रहे, यूनिक प्राणी बने और सवाल को सॉल्व करें। अब बताती हूं कैसे। रुक जाओ रुक जाओ, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं मारना, एकदम शांत से बात सुननी है। उतना भी नहीं होता एक्चुअली, दिक्कत ये है। क्या पूछ रहा है? कितना मास निकाले SO3 का? दैट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। इसका 1 मोल दे रखा है, तो बेटा इसके 1 मोल से निकाल SO2 कितना बनेगा। जो SO2 यहां बनेगा वो आगे जाएगा, और जो आगे जाएगा उससे SO3 बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है हमारे प्यारे बच्चों को? तो अब मुझे बताओ, क्या पहला रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है? हाँ, तो अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल है? 8। तो बेटा इसका 1 है तो इसके कितने बने? 8। यही 8 मोल आगे गए। अरे बोलो। अब इसके 2 मोल है तो इसके भी कितने हैं? 2। सेम चल रहा है। तो अगर वो 8 होगा तो ये भी कितने मोल्स आ गए तेरे पास? तो मोल्स हो गए 8। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। SO3 का मोलर मास 32 इंटू 16 इंटू 3 48, तो ये बन जाएगा 80। तो गिवन मास हो गया 8 इंटू 80 640। बहुत आसान, लेकिन ये बहुत आसान सवाल पर टिप्पणी ऐसी होगी, ये बहुत मुश्किल। ऐसे सवाल मुझसे बनते ही नहीं मैडम, आपने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है। बेटा सब सिंपल चीजें हैं, बस दिमाग लगाने की बात है। क्या ये बात समझ आई है? बेटा सिंपल सवालों को समझना मुश्किल क्यों होता है? इसका 1 मोल है तो इसका 8 है, तो इसका 1 ही दिया तो इसका 8 ही बनेगा। अभी आया समझ? इसके 2 मोल है तो इसके 2 है, सेम रेशियो है ना, तो इसके अभी 8 हुए, तो 8 मोल्स आ गए। गिवन मास तुझे इसका निकालना है, मोलर मास इसका 80 होता है। मास ऑफ SO3, ग्राम्स ऑफ SO3 मतलब मास ही होता है ना। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ आया है? क्या दूसरा सवाल खुद लगाओगे? बेटा खुद लगाने का मतलब बात करना नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, नहीं तो मैं ही करवा देती हूँ सवाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना, तोड़ना नहीं है बेटा चीजों को। यहां तक समझ आ गया? चलूं आगे ना चलूं? चले? ये वही सवाल रिपीट हो गया तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, यहां पहुंच गए। यील्ड दे दी है, जो बन रहा है उसका उतना परसेंट कर देना, जो दिया है जो बन रहा है उसका उतना परसेंट कर देना। पहले रिएक्शन की यील्ड 50% है, दूसरे की कितनी है? 80%। तो यहां जितना बनेगा उसका आधा कर देना, वो आधा यहां जाएगा, और जितना बनेगा उसका 80 कर देना। सिर्फ इतना चेंज आएगा, एक बार ट्राई कर लो। और एक और सीक्रेट, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहले बैलेंस कर देना। करो जल्दी जल्दी करो बेटा। जो मैंने तुम्हें 17 तारीख वाले क्वेश्चन दिए थे लिमिटिंग रिएजेंट के, उसका सोल्यूशन पूरा रेडी है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। पहले सारे रीचेक कर लो तुम्हारे क्या डाउट है,
जो डाउट होंगे वो डिस्कस कर लूंगी फ्राइडे की सुबह सुबह क्लास में, मतलब फ्राइडे की जो भी क्लास होगी उसमें सारे डिस्कस करने लगूंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, हाँ, what will be the amount of water which we obtain when 5 moles of ammonia is mixed with 3 moles of, हो तो गया बेटा, 5 मोल्स अमोनिया की है, उससे हाइड्रोजन बन रहा है, वो हाइड्रोजन 3 मोल O2 के साथ मिक्स हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं बता ही हूं। बैलेंस किया, बैलेंस कर लिया। अमोनिया के मोल्स कितने गिवन है, वहां से पता कर लो हाइड्रोजन के कितने बनने चाहिए, पहले ये पता कर लो, स्टेप वाइज मैं बोल रही हूं उतना कैलकुलेट कर लो। अमोनिया के 5 मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनने चाहिए। सेवन पॉइंट फाइव आ रहे हैं सबके। अमोनिया के 5 मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनने चाहिए, 7। क्या आपने 50% ले लिए, ये बनने चाहिए, उस बनेंगे कितने उसके 50%, तो आधा कर दो उसका। तो 7.5 अगर बन रहा है तो उसका क्या कर दो, आधा, क्योंकि कितना परसेंट है 50। जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा उससे मैं बता रही हूं, यहां देखो, जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा वो इधर देख ले। इसके 2 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स है 3, तो इसके 2 हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल है 3, इसके कितने मोल है 5, तो हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे 3/2 इंटू 5, मतलब 15/2 मोल, 7.5 जितना आ रहा है। पर क्योंकि रिएक्शन की यील्ड कितनी परसेंट है 50, तो जो बन रहा है उसका भी क्या कर दो आधा, तो हाइड्रोजन के एक्चुअल मोल्स हो गए 15/4 मोल्स। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात सबको क्लियर है। अब यही हाइड्रोजन के मोल्स नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे, H2 प्लस O2 गिव H2O। बेटा पहले तो बैलेंस करो, ये होगा बैलेंसिंग, इसके कितने मोल्स हो गए 15/4, इसके कितने मोल्स है ऑक्सीजन के 3। इधर सुनो एवरीबडी, क्या आपको दिख रहा है 2 रिएक्टेंट है, दोनों में से कौन डिसाइड करेगा वाटर बनेगा, जो लिमिटिंग होगा, वो देखा ही नहीं। लिमिटिंग निकालने का शॉर्टकट किस किस को याद है, गिवन बाय स्टोशियो का रेशियो। बेटा 15/4 का रेशियो लोगे 2 से बनेगा 15/8, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 1.16 पे 2 होता है ना, तो 1.8 1.9 के आसपास गया, ये गया 3, तो ऑब्वियसली दिख रहा है यही मेरा क्या है लिमिटिंग, तो इसी के हिसाब से आगे चलते हैं। वो तो बाई चांस की बात है, यही लिमिटिंग है ना। अगर जिसे ने नहीं निकाला उसका आंसर तब भी सही बैठेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ही बात हो रही है, बट इन एनी केस आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग होता तो आपका पूरा आंसर गलत होता। चलिए अभी इसके निकाल लेते हैं, इसके 2 मोल्स है तो इसके कितने मोल्स है 2, सेम, तो इसके 15/4 है तो इसके भी कितने बनने चाहिए 15/4, बट क्या उतने ही बनेंगे, नहीं, उसके 80%, तो ये हो गया 0.2, तो ये कितना मोल हो गया 3 मोल। क्या मेरी बात समझ आई है सबको, हाँ या ना, इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई, डन, कोई दिक्कत। क्या ये ABCD वाले क्वेश्चंस को अगर ऐसे करके पूछेंगे तो कोई दिक्कत होगी, क्या यील्ड समझ आ गई, क्या उसका परसेंटेज निकालना समझ आ गया, क्या लिमिटिंग चेक करना भी समझ आ गया, शैल वी प्रोसीड, चलें आगे। हाँ, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका जितना यील्ड है उतना परसेंट बनता है, मान ले X बनना चाहिए था प्रोडक्ट और 50% यील्ड है तो 0.5x बनेगा पूरे रिएक्शन के हिसाब से, है ना। लेट्स डू द, अरे ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वी आर डूइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT।
एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूं. डेंसिटी ऑफ इथेनॉलिक सोल्यूशन, डेंसिटी of a ethanolic solution is 1.25 gram per ml. Calculate molarity. Calculate molarity. मतलब इथेनॉल इन वाटर. हाँ, मतलब इथेनॉलिक सोल्यूशन का मतलब होता है इथेनॉल इन वाटर. निकालो फटाफट से, बहुत शॉर्टकट तरीके से होगा, पहले निकालो. एक बच्चा मुझे मॉड्यूल दे दो. बस मिल गया मिल गया. बेटा कितना कर लिया मूल कॉन्सेप्ट में? हो गया? सवाल बन रहे? पक्का? अरे नहीं 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 नहीं, C2H5OH तो पानी होगा सॉल्वेंट. बस ये मतलब पानी सॉल्वेंट होगा, 5 वाटर, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, ये सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट होगा. इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना. नहीं, वही तो सवाल है. मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? 1.25 ग्राम है, ml 1 है, तो इसी को मोलर मास से डिवाइड कर देना. मोल्स नहीं आ गए? देखो भाई, कितने बच्चे सवाल नहीं कर पा रहे हैं? सुनो, तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूं, बहुत आसान है. जितना तुम सोच रहे हो, तुम्हारी इमेजिनेशन से बहुत आसान है. पूछो कैसे? मोलारिटी की यूनिट बताओ. दूसरी यूनिट मोल्स पर लीटर. होता नहीं होता? और इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर ml. मैं ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना जानती हूं, गिवन मास बाय मोलर मास, और ml को लीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूं. मुझे ज्यादा दिमाग नहीं मारना, सब सुनो ध्यान से. इधर सुनो, डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. डेंसिटी है दिस ग्राम पर ml. इसका मतलब क्या होगा कि 1.25 ग्राम है, 1 ml सॉल्यूशन है. यही तो मतलब हुआ. तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तेरे पास 1 ml, मास ऑफ सॉल्यूट है तेरे पास. तुझे क्या निकालना है? सॉल्यूट के मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ml में अगर मैं लूंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी बेटा? 1000 से. क्या मेरी बात समझ आ रही है? सुनो, मास कैसे दे रखा है तुझे? 1.25. इसे मोलर मास से डिवाइड कर दो. इसका मोलर मास अभी निकाला था इथेनॉल का, 46 मोल्स हो गए. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1 ml. तो तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस मोलर मास से डिवाइड करना है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है. इसमें बताना नहीं होता, ये ऑब्वियस होती है. वही तो मैंने बोला, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन. ग्राम पर ml को मोल्स पर लीटर में बदलना है. ये तो यूनिट एंड डायमेंशन है. ये कहां से कैलकुलेशन और स्टोशियोमेट्रिक हो गई बताओ मुझे? ग्राम पर ml को मोल्स पर लीटर में नहीं बदलना. कैसे भी कर ले, आंसर सेम ही रहेगा बेटा. किसी भी मेथड से चली जा, बात सेम ही है. कुछ समझ आ रहा है? अरे बोलो, क्या करेंगे? आ नहीं गया मोलारिटी? 1.25 बाय 46 इंटू 1000. दिस इज द, क्या हो बच्चों, हाँ या ना? इसमें आप यूनिट्स को थोड़ा ध्यान दो. मोलारिटी की यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर. डेंसिटी की यूनिट क्या है? ml से लीटर पे जाना 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से मोल पे जाना मोलर मास से डिवाइड. अब दूसरा मेथड कर लो. दूसरा मेथड में देखो मैं क्या करूंगी.
सारे बच्चे दूसरे मेथड सुनो, मैं बोलूंगी अलग, करूंगी सेम, उल्लू बनाना जिसे कहते हैं, ठीक है? बोलूंगी अलग, करूंगी सेम, और तुम्हें वो अच्छा लगेगा। मैं बोलूंगी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर एमएल, बेटा इसका मतलब हुआ ए डेंसिटी को आप ऐसे लिखते हो ना, ग्राम पर वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ऐसे ही लिखते हो। डेंसिटी कितनी दी है? 1.25। मास किसका लोगे? इथेनॉल का। वॉल्यूम किसका लोगे? सॉल्यूशन का। यही वैल्यू आई नहीं आई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना आया? मास ऑफ इथेनॉल बाय डेंसिटी, आया नहीं आया? अरे बोलो, मोलारिटी में क्या चाहिए? मोल्स ऑफ इथेनॉल या मोल्स ऑफ सॉल्यूट? मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ इथेनॉल इनटू डेंसिटी, है या नहीं है? अरे बोलो। अब मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होते हैं? मास ऑफ इथेनॉल बाय मोलर मास। मास ऑफ इथेनॉल कैंसिल नहीं हो रहा? हो रहा है ना कैंसिल। मोलर मास कितना आया? 46। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 46। आंसर आ गया। यही तो निकाला मैंने। बस यहां पर 1000 का फैक्टर लेना पड़ेगा मुझे मोलारिटी में, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने किस में निकाला होगा? एमएल में। क्या तुम्हें बात समझ आई? ऐसे जाओ या वैसे जाओ, बात क्या है? सेम। इतना दिमाग अगर तुमसे नहीं लगता तो तुम नॉर्मल भी जा सकते हो। कितने बच्चों को नॉर्मल नहीं समझ आया? मतलब ये वाला तरीका नहीं समझ आया? ये आ गया तो मैं इसको तमीज से बता दूं थोड़ा। करेक्ट। इसको दूसरा मेथड करके लिख देते हैं ताकि जब आप करो तो आपको समझ आए। ये लिख देते हैं मेथड 1, इसे लिख देते हैं मेथड 1। अब लिख लो मेथड 2। देख लो इधर, जिसको नहीं समझ आया वो मेथड 2 दोबारा समझ ले। बच्चों ध्यान दे दो। डेंसिटी क्या होगी सोल्यूशन की? डेंसिटी इथेनॉलिक सोल्यूशन की क्या होगी? मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो होगी नहीं होगी? डेंसिटी की यूनिट क्या है? ग्राम पर एमएल। तो डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर एमएल। इनटू अगर मैंने इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी बेटा? ऐसे कर देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू कितना है? 1.25 ग्राम पर एमएल। क्या हम देख पा रहे हैं वॉल्यूम किस में आएगा? एमएल में। मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि है मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बेटा ऊपर चला गया, और ये एमएल में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी बच्चों? 1000 से। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैं मोल्स ऑफ इथेनॉल को लिख सकती हूँ मास ऑफ इथेनॉल बाय मोलर मास? मोलर मास कितना है? 46। ये मास ऑफ इथेनॉल नीचे भी है, दोनों तरफ मास ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसल। और आंसर वही आ गया, 1.25 इंटू 1000 बाय 46। क्या मेरी बात क्लियर है? बेटा ये डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है ना, तो उसमें आपको सोल्यूट का मास दिया उसने? नहीं दिया। सॉल्वेंट का मास दिया? नहीं दिया। तो हम पूरे सॉल्यूशन को लेके जाते हैं। इसने अगर ऐसा लिखा होता ना, डेंसिटी ऑफ इथेनॉलिक सॉल्यूशन, जब उसने पूरा लिख दिया, इसका मतलब जो भी मास है वो इथेनॉल का भी है और उसके सॉल्यूशन का भी है। देखो ना इसने लिखा क्या? डेंसिटी ऑफ इथेनॉलिक सॉल्यूशन। ये लिखा, इसने ऐसे लिखा डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज दिस। अगर इसने ये लिखा होता डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, तो मुझे वॉल्यूम इथेनॉल का लेना पड़ता है ना। ये सॉल्यूशन का है तो मास, अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो मास सॉल्यूशन का है। अब बेटा अगर ये मास सॉल्यूशन का है तो इथेनॉल और वाटर तो डिवाइड हो गया। अब एक बात बताओ, सोचो, ये है पानी, इसमें मैंने अल्कोहल को मिक्स कर दिया या फिर किसी लिक्विड को मिक्स कर दिया, क्या इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा? अगर मैंने 1 ही लीटर बनाया और इसमें थोड़ा सा अमाउंट अल्कोहल का डाल दिया और 1 ही लीटर रखा, तो वाटर भी 1 ही लीटर, क्योंकि वो इसमें मिक्स हो जाएगा ना, इसमें मिक्स हो गया। अगर इसमें पूरा 1 लीटर मिक्स हो गया तो अल्कोहल का भी पूरा ही मास वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन का भी पूरा वॉल्यूम होगा। आप मान के सोचो, ये सपोज मैंने बोला पानी है तो तुमने इसे पानी लिया, मैंने बोला बेटा इसके अंदर मैंने मेथेनॉल मिक्स कर रखा है ये 1 लीटर में। अब मुझे बता दो इसमें मीथेनॉल की कितनी वॉल्यूम है?
जो पूरे पानी की है या नहीं है? क्यों? अरे ये लीटर, ये पकड़, इस ये मीथेनॉल का सॉल्यूशन है, पकड़ इसे, इधर आजा, आजा आजा, पकड़, ये मीथेनॉल का सॉल्यूशन है, सब देख रहे हैं मीथेनॉल का सॉल्यूशन है 1 लीटर, और मान ले इसका ग्राम है 20 ग्राम। अब इसमें से अलग बता दे मीथेनॉल का कितना वॉल्यूम है, बता, पूरा है ना? मास बता, पानी का 20 ग्राम, वॉल्यूम क्यों? क्योंकि पूरा मिक्स होके फाइनल दे रखा है। आप अलग अलग करते हो, जैसे एक ये है, एक बोतल और दे, आ जाओ। अब लिया मैंने ये 2 बोतल, ये मेथेनॉल है 1 लीटर, ये पानी है 1 लीटर, अब मैं मिक्स कर रही हूं, तो मीथेनॉल 1 लीटर, पानी 1 लीटर, सॉल्यूशन 2 लीटर। ये अलग केस है, मिक्सिंग का केस है। क्या मैंने इसमें मिक्स किया? मैंने एक ही सोल्यूशन दिया, उसी सोल्यूशन की डेंसिटी दी, और उसी सोल्यूशन में मीथेनॉल, इथेनॉल और पानी को अलग किया नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ आई? अभी तक जो तुम सोल्यूशन कर रहे थे, क्या उसमें अलग अलग सिचुएशंस होती नहीं होती थी? उसमें सॉल्यूट अलग होता था, सॉल्वेंट अलग होता था, ये पूरा एक है, इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। अब मैंने बोल दिया, सुनो, मैंने बोल दिया मैंने चीनी मिला दी इसमें, बता मास ऑफ चीनी, सॉल्यूशन का ही बताओगे ना? पानी सॉल्यूशन का ही बताओगे, अलग बता सकते हो? तब बता सकते हो जब अलग दे कि इतना चीनी लिया, इतना पानी लिया। तो इसलिए आपने लैंग्वेज सुनी, सॉल्यूशन की दी है, इथेनॉलिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट भी वही, सॉल्यूशन भी वही, सॉल्वेंट भी वही, क्योंकि एक ही है। क्या मेरी बात सबको समझ आई है? मान लीजिए H2SO4 होता, H2SO4 किसके साथ होता? पानी के साथ होता, नहीं होता? ये H2SO4 है 1 लीटर, बता इसमें H2SO4 कितना है? 1 लीटर। पानी कितना है? 1 लीटर। सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। समझ आई मेरी बात? अलग अलग कब होता? जब अलग H2SO4 लेती, अलग पानी लेती और दोनों को मिक्स करती। जब एक ही दूंगी तो सारी चीजें सबकी एक ही चलती। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? बेटा मैंने शायद वैल्यू बदल दी होगी डेंसिटी की, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में गिवन है, वो क्वेश्चन इथेनॉल का ही है, बस वैल्यू चेंज करी होगी। तो क्या आपको लॉजिक समझ आया है? आपको डेंसिटी से मोलारिटी निकालना समझ आया, हाँ या ना? अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें एक और चीज समझनी है, हालांकि उसके सवाल आपके मॉड्यूल में नहीं है बट एनसीईआरटी में है, इसलिए हम करेंगे। बट इन एनसीईआरटी, और इसे बोला जाता है पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आप मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराइए और बताइए परसेंट क्या होता था आउट ऑफ, और फ्रैक्शन क्या होता था आउट ऑफ 1। अब मुझे बताइए पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन है, इसका मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 का पावर 6। क्या आपको लॉजिक समझ आया? तो अगर कोई भी चीज परसेंटेज बोलती हूं तो क्या बनता है? आउट ऑफ 100। कोई चीज फ्रैक्शन बोलती हूं तो बनता है आउट ऑफ 1। कोई चीज पीपीएम बोलूंगी तो बनेगा आउट ऑफ 1 मिलियन। ये क्यों यूज किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है जब कोई भी चीज बहुत कम मात्रा में हो, जैसे कि हम सब पानी जो पी रहे हैं, खासकर ये पानी प्योर नहीं है, हम लोग आरओ ये सब यूज कर लेते हैं, बट अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो ये सब पानी रिवर वाटर इन सब से आ रहा है, और इन सब में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। तो इस सबको कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए इसमें क्लोरीन डाला जाता है, राइट? ऑल द वाटर जो स्विमिंग पूल में होता है उसमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन होता है, हम जो पीते हैं उसमें भी थोड़ा अमाउंट ऑफ क्या होता है? क्लोरीन, पर बहुत ही कम मात्रा। अब जो भी चीज बहुत कम मात्रा में देखनी होती है वो पीपीएम में देखी जाती है, क्योंकि वो आउट ऑफ 1 मिलियन है। जैसे हम लोग सब पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट, दैट हैज फ्लोराइड। फ्लोराइड इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ,
but still there is a fluoride and we all use it because that concentration is measured in the level of ppm. It is in very very small amount. आपको याद है एक बार केस हुआ था कि जो चॉकलेट्स है मैगी उसमें लेड है, उसमें वो केस हुआ था. अब वो लेड भी क्यों है, लेड होता है हर चीज में हो रहा है, लेड कंटामिनेशन वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बट पीपीएम लेवल पे मेजरमेंट होती है और हर एक कंटामिनेशन जो भी हम ले रहे हैं, कोई भी चीज प्योर नहीं है, लेकिन उसकी पीपीएम वैल्यू जो होती है वो उसके लेवल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. जैसे मान लो मैंने बोला कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पीपीएम में देखा गया, वो कितना है 3 ppm. 3 ppm का मतलब ये है 1 मिलियन में 3 ग्राम किसका अलाउड है, फ्लोराइड का. मतलब अगर 1 मिलियन मास किसका ले लूं, सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, सिर्फ 3 ग्राम. अब मान ले वो 3.1 हो जाए तो मैं बोलूंगी फ्लोराइड इन एक्सेस. हालांकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब अगर 3 अलाउड है और वो चीज कंटामिनेशन है बॉडी के लिए, तो 3.1 अलाउड नहीं है. ठीक है, तो ऐसी हर एक चीज का मेजरमेंट होता है. अगर आप बहुत ध्यान से कभी जो पीछे इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए रहते, उनका वैल्यू देखो और चेक करो कि एक्चुअली में अलाउड बॉडी की लिमिट कितनी है, तो मैक्सिमम चीजों की लिमिट पीपीएम में देखोगे या पीपीबी में देखोगे, क्योंकि इन बॉडी दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. स्मॉल अमाउंट पे दे रहे हो तो ठीक है, उस स्मॉल अमाउंट से भी थोड़ा ज्यादा कर दिया ना, बिल्कुल हल्का सा भी ज्यादा, तो दे आर पॉइजनस. ठीक है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है. अगर लेड मान लो 0.5 ppm है, अगर वो 0.505 भी हो गया, थर्ड डेसिमल में चेंज, इट कैन कॉज लेड पॉइजनिंग. तो पीपीएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. क्लोरीन वाटर पीपीएम में देखा जा रहा है, फ्लोराइड और ये सारी चीजें किसमें देखी जा रही है, पीपीएम. ये इनके पीछे कभी आप परसेंटेज नहीं देखोगे. ठीक है, ऐसे हर एक चीज को मेजर करने का अलग कहानी होती है. जैसे हम बालों को कलर कराते हैं, तो बालों को कलर कराने से पहले बालों पे लगाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेजर करी जाती है बाय वॉल्यूम, H2O2 दिस बाय वॉल्यूम. वो अलग कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज अलग कंसंट्रेशन टर्म है, अलग चीज में यूज हो रही है. वैसे पीपीएम एक अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो डिफरेंट कंसर्निंग लेवल पर यूज की जाती है. तो पीपीएम का मतलब कितने बच्चों को समझ आ गया है, 1 मिलियन में कितना मास सॉल्यूट का होगा, दैट इज नोन एज पीपीएम. क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां पर अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए, ये तो आप नोट्स में लिख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन. इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसको डिफाइन करूंगी मैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. पीपीएम का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास. अभी जब 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो परसेंटेज होता था ना, अब 10 का पावर 6, मतलब मिलियन से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, पीपीएम. और यही चीज अगर पीपीबी बोलूं, पीपीबी समझ आया, पार्ट्स पर बिलियन. 1 बिलियन होता है 10 का पावर 9, तो ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 9, तो पीपीबी बनेगा. 10 का पावर 6 तो पीपीएम बनेगा. 100 तो परसेंटेज बनेगा. क्या मेरी बात समझ आई? इंटू 100 कर दो क्या हो जाएगा, W बाय W नहीं हो जाएगा. इंटू 10 का पावर 6 कर दिया तो क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन. इंटू 10 का पावर 9 कर दिया तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन. क्या ये बात क्लियर हुई? तो 100 में से देखते हैं तो परसेंटेज, मिलियन में से देखते हैं तो पीपीएम, बिलियन में से देखेंगे तो पीपीबी. क्या ये बात समझ आई? अब इस फॉर्मूला से आप किसी को भी किसी में बदल सकते हो. आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि 100 में से परसेंटेज, मिलियन में से पीपीएम, 10 का पावर 6 में 9 में से पीपीबी. अब समझाते हैं कैसे. अच्छा एक चीज और,
आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग कि यहां पर 1 मिलियन में से देख रहे हैं तो सल्यूट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अप्रोक्सीमेट करना पड़े तो मास ऑफ सॉल्यूशन को डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सल्यूट क्या होगा, बहुत कम, पीपीएम है ना, पीपीबी है ना. तो अगर सॉल्यूट का मास ऐड करना तो ये मत बोलो मैम ये कैसे ऐड कर, अरे भाई इग्नोर. 1 मिलियन के सामने 10-20 वैल्यू को क्या करा जा सकता है, इग्नोर. तो इसलिए सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट भी लिखा जा सकता है. क्या ये बात क्लियर हुई? 100% बात समझ आई. ऑल्सो यहां तक क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? क्या ये फॉर्मूला लिख लिया? अब कभी कभी, हाँ लिखो, कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो मास होता है ना, यहां पे वॉल्यूम दिया रहता है. क्या दिया रहता है? वॉल्यूम. तो बेटा जैसे आपको याद है परसेंटेज W बाय W भी था, W ऑफ V भी था और V बाय V भी था, ऐसे ppm तीनों हो सकता है. सॉल्यूट का मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन सबको ppm ही बोलते हैं. ऐसे ppm बाय मास, ppm बाय वेट ऐसे नहीं बोलते. तो ppm 3 तरीके के हो सकते हैं, जैसा सवाल होगा वैसे रखेंगे. डेंसिटी का कोई लफड़ा नहीं होता, कोई लफड़ा नहीं है डेंसिटी का. मास मास दे दिया तो मास मास डाल देना, वॉल्यूम वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम वॉल्यूम डाल देना, मास वॉल्यूम दे दिया तो मास वॉल्यूम डाल, कुछ भी चलेगा. इसलिए आपने देखा मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिखाया डेफिनेशन में, मैंने मास नहीं लिखवाया, पार्ट्स लिखवाया, क्योंकि वो मास भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. और इसमें इतना दिमाग नहीं मारते कि मास और वॉल्यूम को डेंसिटी से रिलेट कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत यहां पड़ती नहीं है. क्या हमने ये लिख लिया? अब एक क्वेश्चन करते हैं जो भी एनसीईआरटी का ही है, सिंपल सा फंडा है. बोल रखा है क्लोरोफॉर्म वाटर इज लेबल्ड एज फोर्टीन ppm. कैलकुलेट परसेंटेज W बाय W. कैलकुलेट परसेंटेज W बाय W. सारे जो क्वेश्चन ये करा रही हूं ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है, और ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के होते हुए नीट में आ सकते हैं, और बस मैंने उनकी थोड़ी सी वैल्यू क्या कर दी होगी, चेंज. सारे सवाल सेम लॉजिक से होंगे. अब आप मुझे इसमें देखिए, इसमें कुछ दिमाग ज्यादा नहीं मारता. आपको पीपीएम का मतलब समझ आया? क्या मतलब है? 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में 14 ग्राम किसका होगा, क्लोरोफॉर्म का, सॉल्यूट का. बोलो हाँ या ना. तो 100 में कितना होगा? जो 100 में होगा वही उसका क्या मान लिया जाएगा, परसेंटेज. या तो ऐसे कर लो, नहीं तो बेटा ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है, परसेंटेज W बाय W के फॉर्मूले में प्लेस कर दो. याद है W बाय W, सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100. याद है? बस इस पे प्लेस कर दो. सॉल्यूट का मास कितना है, 14. सॉल्यूशन कितना है, 10 का पावर 6. यहां क्या हो गया, तो 14 इंटू 10 का पावर -4% हो जाएगा. क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? ये सीधा इससे गया 4, ये ऊपर चला गया -4. एक्चुअल मतलब मॉलिक्यूलर क्यों लेंगे बेटा, मोल्स थोड़ी निकालने हैं. मोलारिटी बोलता या मास ऑफ. अब सोचो, मैं इसमें बोलती एक चीज और ऐड करती. यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो. अब सोच, इसमें मैं बोलती मोलालिटी निकालो. थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन सीखो बच्चों. ये पहला पार्ट क्लियर हुआ, दूसरा पार्ट सीखो. मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ. मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. किसमें, केजी. नहीं तो इसमें क्या लेंगे, ग्राम, तो पर 1000. अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है नहीं मेरे पास, सॉल्यूट का क्या है, मास. तो मास से मोल्स पे जा सकती हूं. कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास. अब मैंने मोलर मास ले लिया. अब सुनो, हाँ पहले तू डिस्कस कर ले, फिर मैं बाद में डिस्कस करते. मोलालिटी है, ठीक. अब ये बच्ची मुझे बताएगी बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा. मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. बेटा 10 का पावर 6 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे,
अब आपको समझ आया मैं क्या अप्रोक्सीमेशन लगा रही हूं? किसी को नहीं पता ही है तो सब सो रहे हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? क्या समझ आई? हाथ तुझसे पूछ रही हूँ। हाँ, तभी तो मैंने पिछले वाले यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या लिया जा सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो जिसकी जो जरूरत पड़े उसको लगा दो यहाँ पे, इतना दिमाग नहीं मारना यहाँ पे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लूंगी बेटा, मैं 10 का पावर 6 ही लूंगी, इंटू क्या कर दूंगी 1000, क्योंकि मैं 10 के पावर 6 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करने नहीं बैठी। इतना मैथ्स नहीं लगाना। इज दैट क्लियर? मोलैरिटी बोलेंगे तो डेंसिटी से क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम, और प्लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसके सवाल मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, इसके मेजरली सवाल सिर्फ किस में थे, एनसीईआरटी में। क्या हमने ये नोट किया? हाँ बेटा, नहीं वो डेफिनेशन में ग्राम ही है। हाँ, वो जैसे परसेंटेज में है ना ग्राम, वैसे ही केजी में सिर्फ किस में है, मोलालिटी में, और लीटर में सिर्फ किस में है, मोलारिटी में। इसके अलावा सब ग्राम और एमएल चल रहा है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? एक एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन और कराना है, और वो आप चाहो तो रफ में करो चाहे कहीं पे भी करो, पर वो बहुत प्यारा सवाल है, वो नीट में बहुत बार आता है। उसको अभी तक की एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेयर कर देना मेरे एंड से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो मैक्सिमम बच्चा गलत करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर एनसीईआरटी। क्या ये लिख लिया सबने? चले आगे देखो। अगेन ये कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन दिक्कत देता है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन है ये, पूछ रहा है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। व्हेन 200 एटम ए मिक्स्ड विद 200 मॉलिक्यूल बी, 200 एटम ए मिक्स्ड विद 100 मॉलिक्यूल बी, 50 एटम ए मिक्स्ड विद 30 मॉलिक्यूल बी, 25 एटम ए मिक्स्ड विद 50 मॉलिक्यूल बी। इस सारे ये ऑप्शंस नहीं है भाई साहब, इन चारे ऑप्शन में ए या बी में से कौन लिमिटिंग है ये पता करना है। आधे बच्चों का दिमाग लिमिटिंग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स का रेशियो निकालो और लिमिटिंग पता चलेगा। एकदम बकवास, क्योंकि हमने मोल्स के हिसाब से करा है, या मोल्स के हिसाब से नहीं दिया है, या किसके हिसाब से दिया, एटम मॉलिक्यूल। तो नॉर्मल पढ़ लेना भाई, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो आपको बोला गया था ना एक एटम इसका एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, फिर दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई किया था, फिर बोला था ये मॉलिक्यूल ही क्या है, मोल। वो कॉन्सेप्ट पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, और आधा को अभी भी नहीं पता मैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। आधों को अभी भी नहीं पता, ये मेरी शक्ल देख रहे है, ऐसा हुआ था भाई? पता है तुम्हें क्या? पहले एक एटम एक मॉलिक्यूल, फिर Na एटम Na मॉलिक्यूल, तो 1 मोल 1 मोल, याद है? यहां से आया था। तो बेटे एक कदम पीछे चला जा, मोल से पहले वाली चीज है एटम मॉलिक्यूल, ऐसे रिलेट करो। तो इसका एक एटम को एक मॉलिक्यूल की जरूरत है, बोलो हाँ या ना। तो भाई 200 को 200 की जरूरत होगी, कोई लिमिटिंग नहीं है, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो तुम ए से आंसर दो या बी से आंसर दो, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल मात्रा में। अब इधर देखो, 200 एटम को जरूरत होगी 200 मॉलिक्यूल बी की, पर मुझे बी के कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, सिर्फ 100। तो मतलब B2 क्या हो गया, लिमिटिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बेटा इसके 50 को जरूरत होगी, इसके 50 की, ये तो 30 गिवन है, मतलब अगेन B2 इज लिमिटिंग। इसके 25 को जरूरत होगी 25 की, ये 50 है, ये एक्सेस हो गया, मतलब A इज लिमिट। आ रही है बात समझ? कितना आसान सवाल है एनसीईआरटी, लेकिन हम उसे मोल्स के साथ से अगर सोचने लग गए तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
आई बात समझ? अब अगर मैं इस सवाल को ऐसे बोल देती, अब बताओ कौन लिमिटिंग? अगर मैंने 200 एटम ए के लिए और 500 कर देती हूं, 500 मॉलिक्यूल, वाओ, B2 के लिए, तो बेटा एक एटम को 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है, तो 200 को 400 की जरूरत होगी और B2 हो गया ज्यादा, तो A हो जाएगा। क्या बना लोगे सवाल? इज दैट क्लियर? इसके साथ सभा की भी समाप्ति, चैप्टर की भी समाप्ति। और मैं एक चीज और बता रही हूं, बेटा टाइम पास कराऊंगी मैं, पढ़ाती नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं सिर्फ टाइम पास कराती हूं। एक्स्ट्रा क्लास ऑफिशियली एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस हफ्ते की ऑलरेडी एक छुट्टी हो चुकी है मंडे की, तो हमें नंबर ऑफ क्लासेस रखनी है सही। आगे वाले चैप्टर्स में टेस्ट आ जाएंगे तो कोर्स हो जाएगा पीछे। एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, रेगुलर पढ़ाना है। तो अगली क्लास जो फ्राइडे को होगी, टाइम आपको मिल जाएगा, सुन लीजिए, टाइम मिल जाएगा। कल 8:30 नहीं आना, फ्राइडे को आना है। जो भी टाइम होगा, जल्दी नहीं होगा, ड्यूरिंग क्लासेस ही होगा। फ्राइडे को नया चैप्टर शुरू होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगले 2 महीने तक न्यूमेरिकल चीजों से आराम मिल गया है। आगे आने वाले 2 चैप्टर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ याद करना है, और वो 2 चैप्टर लंबे हैं, तो वो महीना भर आराम से, 1.5 महीना तक भी आराम से चल लेता है। तो 1.5 महीना तक रिलैक्सेशन है सिर्फ न्यूमेरिकल से, ठीक है? ऑल्सो फ्राइडे की क्लास में लास्ट में 15 मिनट जो क्वेश्चन दिए थे टेलीग्राम वाले, वो सोशियोमेट्रिक वाले, वो उसमें जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करूंगी। सॉल्यूशन आज आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप पर, आप पहले रीचेक करिए। जो डाउट्स होंगे दैट वी विल बी डिस्कसिंग। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास।